देखिए बच्चों, ग्रेविटेशन चैप्टर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपको क्या दे रखा है, आप जरा ध्यान से देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ। क्या कहा है? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितनी भी बॉडीज होती हैं, वो दूसरी बॉडीज के दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ। जो कि फोर्स, क्या फोर्स के बारे में बता रहे हैं आपको, देखिएगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। जिन दो बॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं, उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के क्या होती है आपकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स हमारा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप यहाँ देखिएगा बच्चों, ये मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है आपका m1, ओके, जिसका मास कितना है m1, और एक ऑब्जेक्ट है आपका m2, मतलब जिसका मास m2 है, सॉरी, है ना। ये आपका a ऑब्जेक्ट है, ये आपका b, और इनके जो मासेस हैं वो आपके कितने, m1 और m2, और इनके जो बिटवीन डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को स्मॉल r कहा गया है बच्चों, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस। तो आप देखिए, इनके बीच में जो आपका फोर्स लगता है वो कितना होता है कि F आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट के। दोनों का प्रोडक्ट यही तो होगा बच्चों, बताइए। दूसरी बात बेटा, ये क्या होता है आपका, देखिए, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये जो डिस्टेंस है ना, ये इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली का मतलब होगा 1/। और आप देखिएगा स्क्वायर के, तो r का स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं, तो आप देखिएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली, तो दोनों को एक जगह लिख सकते हैं आप। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आपका m1 m2 अपॉन में कितना आपका बच्चों, r स्क्वायर। ओके, क्या आपका, तो ये कंडीशन आ गई। और आप लोगों को पता है कि आप ये प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या लेकर, कोई कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो लिया गया है कांस्टेंट आपका कितना है, कैपिटल G है आपका कांस्टेंट, है ना। देखिए, हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, देखिए अब ये आपने ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा कर क्या ले लिया, इक्वल, और इसके साथ क्या ले लिया, एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट का क्या है आपका, कैपिटल G। अब ये कैपिटल G के बारे में क्या कहा गया है, देखिएगा ध्यान से, है ना, कि क्या कहा जा रहा है आपका, किसके बारे में, कैपिटल G के बारे में बच्चों। तो देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या कहा है। देखिए, इट इज अ कांस्टेंट known as the universal constant of gravitation। और G की वैल्यू आपको याद करनी है बेटा, जैसे हमने पीछे भी कैपिटल N की वैल्यू याद की थी ना, वैसे याद करनी है कि G की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अब ये जो यूनिट दी हुई है ना बच्चों, ये यूनिट आपको दिखाई दे रही है सबको, ये यूनिट आपको मैं निकालनी सिखा रहा हूँ, देखिएगा कैसे निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना आपका, ये है ना बच्चों, ये जो फॉर्मूला है आपका ये, तो इसमें आप F की यूनिट रखिए, फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है पता है बच्चों, बताइए। न्यूटन, कैपिटल G। मास की यूनिट कितनी होती है बताइए, क्या होती है मास की यूनिट, बोलिए बच्चों। सर केजी। kg। और इस वाले M2 की भी क्या होगी, kg। और बच्चों नीचे आपका डिस्टेंस है r, तो डिस्टेंस को किस में नापा जाता है बेटा, बताइए, बोलिए। ऐसा यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, दोबारा रिपीट करना। मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है, मीटर। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। अब देखिए, ये आपका मीटर स्क्वायर तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये केजी इंटू केजी भी स्क्वायर हो गए, लेकिन ये कहाँ आएगा, डिवाइड में। तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्या आपका, पर किलोग्राम स्क्वायर। किसकी यूनिट है बच्चों, ये आपकी G की।
अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बेटा, ये नोट लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा। जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। जी को यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। इसका मतलब यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू फिक्स होगी। और फिक्स वैल्यू क्या होगी? ये जो आपने याद की है अभी अभी, है ना, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। और इसकी यूनिट आपकी ये रही बच्चों, है ना, जो मैंने आपको निकालनी सिखाई है अलग से, है ना। तो आप देखिएगा कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता है ऑफ ग्रेविटेशनल, बिकॉज देखिए इसकी वजह, इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ क्या आपका इंटरवीनिंग मीडियम और टेम्परेचर और एनी अदर फिजिकल वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू किसी पर भी डिपेंड नहीं करती इनमें से। और अगर ये चेंज होगा, मान लीजिए इंडिया में ये कुछ है, अमेरिका में कुछ है टेम्परेचर आपका, ठीक है, या फिजिकल वेरिएबल्स कुछ भी आपकी जो दे रखे हैं इसमें आपके M1 M2, है ना, या ये मान लीजिए जो इंटरवीनिंग मीडियम दे रखा है, चाहे वो आपका क्या हो, आप कह सकते हैं कि चाहे ये आपका एयर में हो, वाटर में हो, ठीक है, या वैक्यूम में हो, किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अब देखिए आप इसमें आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है देखिएगा। इट बाइंड्स अस टू अर्थ, ये हमें अर्थ से बांधे रखता है। दूसरा देखिए, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, मून भी किस वजह से घूमता है आपका अराउंड, किसके? सर अर्थ के। ग्रेविटेशनल फोर्स। जी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और यही चीज आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, क्या हमारी अर्थ किसके चारों तरफ घूमती है बताइए? सन की। प्लेनेट। सन के। और सन के तो और भी प्लैनेट्स हैं, देखिए सर प्लैनेट्स हाँ यस रिवॉल्व अराउंड सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे देखिए अब आप फ्री फॉल, तो फ्री फॉल को समझने के लिए आप लोग 1 मिनट के लिए अब ये देखिएगा ध्यान से, देखिए वीडियो में कंसंट्रेट कीजिएगा। मुझे देखिए यह पेन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, अगर ये पेन या मान लीजिए ये आपकी इंक है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ता हूं ऐसे, तो ये गिरती है। छोड़ने का देखिए, एक तो ऐसा होता है कि आप पुश कर रहे हैं या ऊपर को उछाल रहे हैं, आप एक ऐसा होता है कि बस छोड़ दिया आपने, तो छोड़ दिया और इस पर अगर एयर का भी कोई प्रेशर ना पड़े, यानी बिल्कुल वैक्यूम वाली कंडीशन हो, है ना, अगर बिल्कुल वैक्यूम वाली कंडीशन हो, कोई भी इस पर अदर फोर्स ना हो, सिर्फ ये गिर रहा हो और इसको खींचने वाला फोर्स क्या हो? ग्रेविटेशनल फोर्स हो। ग्रेविटेशनल फोर्स हो, सिर्फ इसको कौन खींच रहा? आपका अर्थ खींच पा रही हो। तो उस फोर्स के साथ जब बिल्कुल फ्री होकर कोई चीज गिरती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? आपका फ्री फॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री फॉल। अब एक बार रीड कर लेते हैं फ्री फॉल के बारे में बच्चों, क्या दे रखा है आपको देखिएगा। द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves such that only gravitational force of earth acts on it। जब कोई क्या आपका ऑब्जेक्ट गिर रहा हो, मूव कर रहा हो, और उस पर सिर्फ कौन सा फोर्स लगा हुआ हो? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्या आपका, देखिएगा ध्यान से कंसंट्रेशन से, सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत आसान है, आप देखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। आप ये मान लीजिए कि ये आपका क्या है बच्चों? अर्थ है, और ये क्या है? मून। मून कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर, क्योंकि वो इस तरह से इसलिए हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि वो इस वे में घूम रहा है ऐसे, है ना। तो इस सर्कुलर ऑर्बिट में, मतलब उसका जो रास्ता है ना घूमने का, वो कैसा? सर्कुलर है। देखिए आगे इसमें, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। और सर्कुलर मोशन जो होती है ना बच्चों, वो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होती है। अभी समझाऊंगा मैं इसको क्यों होती है। वैसे मोशन में भी आपने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन जो है ना हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होती है। देखिए बिकॉज, ये समझा रहा हूं, देखिए एयर डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। चेंजिंग इसलिए, देखिए इसकी जो डायरेक्शन है अभी आपकी, अगर आपके लगाया जाए तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी कि ऐसे निकल के जाना चाहता है सेंटर से 90 डिग्री पर, है ना।
अगर मैं यहाँ पर नीचे वाले यहाँ की बात करूं तो ये इधर को जाना चाहता है, ठीक है। इसकी बात करूं तो ये ऐसे जाना चाहता है। तो हमेशा बार बार डायरेक्शन चेंज होती है। देखिए यहाँ ऐसे जा रहा है, इसी के बराबर में एक कंडीशन होगी तो ये थोड़ा सा अलग जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ होगी तो पता चला ये ऐसे जा रहा है। तो डायरेक्शंस ना सबकी अलग अलग होती है। तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शंस जो है रेगुलरली चेंज होती रहती है। देखिएगा फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने पर। हैंस इन क्या आपका यहाँ पर अकॉर्डेंस विद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अ फोर्स इज नीडेड। और अगर देखिएगा अगर कभी भी कोई भी मोशन आपकी कैसी होगी आपकी बच्चों, एक्सेलरेटेड मोशन होगी। तो एक्सेलरेटेड मोशन हमेशा आप याद रखिएगा, एक्सेलरेटेड मोशन को होने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है। और देखिएगा फोर्स सर्कुलर मोशन, ठीक है, दिस फोर्स इज नॉन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी मैं आपको समझाऊंगा भी, लेकिन आप पहले नीचे वाला देखिए। देखिए इट इज अ फोर्स नीडेड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कुलर पथ एंड दी क्या आपका यहाँ पर देखिएगा फोर्स ऑलवेज एक्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। अभी आप यहाँ पर देखिएगा, पहले मैं ये समझा देता हूँ आपको, आप इसी को देखिएगा मेरे बच्चों, है ना, ध्यान से देखिए। देखिए मेरी तरफ देखिए, सेंटीपिटल फोर्स को समझने के लिए अक्सर आपके हाथ में जब आई कार्ड होता है, हालांकि वो यहाँ लगाने के लिए होता है कि आप यहाँ लगाइए पॉकेट पर लगाइए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ऐसे घुमाते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना, होता है कि नहीं होता है बच्चों, बोलिए। यस ये सर। होता है। अब बच्चों मुझे बताइए, ये भी मैंने मास्क ले रखा है ना, ये मैं आपका ही घुमा रहा हूँ इस टाइप से। अब ये जो घूम रहा है, मैं फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना इस पर बेटा, ये खुद घूम रहा है, सर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस हाथ से अप्लाई कर रहा हूँ ना बेटा। यस सर। यस सर। इस हाथ का कौन सा हिस्सा है जिससे मैं अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स? सर फिंगर। फिंगर से। अब ये फिंगर जो है देखो, ये आपका सर्कल है, ये इसकी रेडियस हो गई है ना सर्कल की, ये आपकी क्या हो गई है, देखिए पूरा ध्यान से देखिएगा, ये पूरी क्या हो गई इसकी, ये रेडियस हो गई है ना। तो इसका सेंटर कहाँ होगा बताइए? सर जहाँ पे फोर्स है ज्यादा। हाँ लेकिन ये जो मेरी फिंगर है सेंटर ही हो ये गई आपकी ना। फिंगर पर होगा। ओके बेटा, अब मेरी फिंगर जो है इसमें फोर्स कहाँ लगा रही है, अपनी तरफ को लगा रही होगी ना, बताइए। यस सर अपनी साइड लगा रही है। ओके बेटा, तो यही फोर्स जो कि आपका फिंगर अप्लाई कर रही है कहाँ के लिए, अपनी साइड के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। और इसी की वजह से आपकी क्या होती है, सर्कुलर मोशन होती है। अरे समझ गए ना बच्चों, बताइए फटाफट। यस सर। यस सर। ओके बस आगे मत पढ़िएगा, अब ये वही दिया हुआ है कि जैसे अर्थ है, अर्थ चारों तरफ घूमती है किसके, सन के, या जैसे मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, या बाकी प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो वो सब इसी की वजह से घूमते हैं। बट अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, आगे की बात है ना। अब देखिएगा बच्चों नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन exerted by the earth on an object। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो अर्थ कौन सा फोर्स अप्लाई करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अभी बच्चों हमने पीछे ही पढ़ा था, आप ध्यान से देखिएगा कि F इजिकल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब बच्चों में यहाँ पर देखिएगा क्या चेंज कर रहा हूं, अर्थ का जो आपका देखिएगा ये फोर्स है आपका, अर्थ का जो ये आपका m1 है ना बच्चों, तो m1 की जगह कैपिटल M लिख दिया। ये मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल M क्या है बच्चों आपका, बोलिए। मास ऑफ अर्थ। और बेटा मास जो ऑफ अर्थ। स्मॉल m लिखा मैंने, स्मॉल m आप ये मान लीजिए कि मेरा मास है ना, ऑब्जेक्ट की जगह मैंने अपने आप को ले लिया है ना। तो अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन होती है ना बच्चों को, अब देखिए स्मॉल r की जगह कैपिटल R ले लिया बच्चों, है ना। अब मान लीजिए ये आपका क्या है, पूरी अर्थ है, और अर्थ पर हम कहाँ रहते हैं बेटा,
सरफेस पर। तो अब देखा जाए तो अर्थ से तो हम दूर है ही नहीं ना, अर्थ से तो हम टच हुए हुए हैं ना बच्चे, बताइए। यस सर, Yes, कांटेक्ट sir. में है। लेकिन डिस्टेंस जो मानी जाती है वो सेंटर से मानी जाती है बेटा, सेंटर से। ये पूरी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और अर्थ से जो ये आपकी रेडियस है, यानी कि ये ही आपकी, सॉरी कैपिटल आर ले लीजिए इसको, है ना, क्या ले लीजिए बच्चों, कैपिटल आर। तो ये जो रेडियस है ना, यही डिस्टेंस मानी जाती है। तो मेरे बच्चों ये बताओ, ये जो पहला वाला था और दूसरा वाला है, कोई अलग अलग है क्या, बताइए, टर्म तो एक ही हो गई ना, बोलिए। यस सर, सेम है। है ना बेटा, बस m1 m2 की जगह क्या हो गया, m1 मान लिया अर्थ का मास यानी कैपिटल M, और m2 किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे हमारा तो उसको स्मॉल m लिख दिया हमने। और बेटा भैया distance- हाँ बेटा, एक बार दोबारा समझा दो ये वाला। अच्छा बेटा मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, दोबारा समझाने के लिए ना मैं इसको दोबारा रब करके पूरा ऐसे समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना पूरा, इसमें कंफ्यूज मत होना। बेटा ये बताओ आप मुझे, ये तो आपको याद है ना ऊपर वाला जो मैंने इक्वेशन 1 लिखी है ना। यस हाँ सर, भैया याद याद है। है। ओके बेटा, अब मुझे ये बताइए मेरे बच्चे कि अगर मैं, ये मान लीजिए मैं दो ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, दो ऑब्जेक्ट क्या क्या लिए वो देखना जरा बेटा। ये तो ली मैंने अर्थ, है ना, और अर्थ का जो मास है ना वो कैपिटल M हो गया, क्या हो गया बेटा आपका अर्थ का मास, कैपिटल M। और बेटा मैं उसके यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मेरा मास कितना है, स्मॉल m। और आप समझ सकते हो स्मॉल क्यों लिया होगा, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है और मैं बहुत छोटा हूँ, है ना बेटा, तो ये लॉजिक है आपका, है ना, समझ में आई बात। अब देखिएगा अर्थ से मैं कितनी दूर हूँ बेटा, देखा जाए तो अर्थ पर तो मैं हूँ, अर्थ की टच में तो हूँ मैं, कोई हवा में थोड़ी हूँ। तो बच्चा कहेगा सर डिस्टेंस तो है ही नहीं अर्थ से हमारी, हम तो जीरो डिस्टेंस पर है। लेकिन आप समझिएगा बच्चों कि डिस्टेंस जो नापी जाती है ना सेंटर से नापी जाती है अर्थ के। तो अब बताइए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैथ्स में क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं ना। यस सर, आर। तो इसको आप क्या मान लीजिए मेरे बच्चे, कैपिटल आर। तो अब आप सोचिए यही फॉर्मूला आपका कैसे चेंज होगा, देखिए देखिए कैपिटल जी आपका बिल्कुल अपनी जगह, स्मॉल m1 की जगह आपने क्या मान लिया, ये देखिए स्मॉल m1 की जगह आपने क्या मान लिया बेटा, कैपिटल M यानी अर्थ का मास। और ये m2 की जगह आपने क्या लेट कर लिया बेटा, ये वाला स्मॉल m यानी मेरा मास। और बेटा ये जो आपकी डिस्टेंस थी स्मॉल r स्क्वायर, इसकी जगह हो गई हमारी रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये आपका क्या है आपका बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स है किसका, अर्थ का मेरे बच्चे। माही समझ में आया बेटा या नहीं आया ये, याद गया। ओके मेरे बच्चे। अब देखिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ये टर्म्स आपकी लिखी हुई है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये देखिए ये कैपिटल M, ये सारी चीजें आप जानते हैं। अब देखिएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है मेरे बच्चों, तो वो आप देखिएगा जरा, इसको बहुत कंसंट्रेशन से देखिएगा, छोटी सी बात है। देखिए बेटा एक्सेलरेशन को आप क्या लिखते थे, ये न्यूटन सेकंड लॉ सभी को याद होगा, ये होता था या नहीं होता था, बताइए, न्यूटन Yes, सेकंड लॉ। sir. Yes, sir. ओके बेटा, अब आप मुझे बताइएगा मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से सोच समझ कर बताइएगा कि अगर ये होता था तो F इक्वल mg भी लिखा था या नहीं आपने कहीं mg, बताइए, एक ही जगह स्मॉल g का यूज होता था कहीं मोशन में, सोचो, मैं बताऊं कहाँ होता था बेटा, जब वर्टिकल मोशन होती थी बेटा, जब वर्टिकल मोशन होती थी यानी कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जैसे लिफ्ट वाला एग्जांपल, जब हाइट दी हुई होती थी डिस्टेंस की जगह, तो बेटा उसमें हम एक ही जगह क्या लिखते थे, बताइए, G. स्मॉल जी। ओके बेटा, और एफ का भी हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला देखिए, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। तो बेटा ये भी एफ की वैल्यू है, ये भी एफ की वैल्यू है, दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं क्या, बताइए, ये और बेटा ये वाला एफ की वैल्यू को हमने ऐसे सामने लिख दिया।
अब आपका क्या हुआ, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया बेटा, तो स्मॉल g की जो वैल्यू आई आपकी वो आई आपकी कैपिटल G m अपॉन में r स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, एक्सीलरेशन हो गया आपका ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन क्या हुआ, स्मॉल g। या आप ये भी कह सकते हैं बेटा कि स्मॉल g और कैपिटल G में क्या रिलेशन होता है, तो वो भी आप बता सकते हैं कि रिलेशन होता है। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं, ये लिखा हुआ है आपका डिफरेंस बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। देखिए सबसे पहले स्मॉल g का नाम क्या लिखा हुआ, देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू होने वाला एक्सीलरेशन स्मॉल g कहलाता है। जबकि देखिए कैपिटल G का नाम क्या था आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, सबसे पहली बात। दूसरा, इसमें फर्स्ट वाला जो है ना आपका, ये आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये वाला आप छोड़ दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लेकिन रीड करा देता हूं, एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आप कह भी सकते हो इसमें जो फर्स्ट वाला है कि क्या आपका स्मॉल g होता क्या है, आपका एक्सीलरेशन होता है किसमें होने वाला, उस ऑब्जेक्ट में होने वाला जो कि फ्री फॉलिंग गिर रहा है ना। देखिए आगे इसमें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिट्स मास ईच सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। बल्कि ये वाला करना है आपका, ये मैंने ना इंपॉर्टेंट बता रखा था इसलिए छोड़ना नहीं है इसको, फर्स्ट पॉइंट को। देखिए सेकंड में, इट इज अ कांस्टेंट एट अ गिवन प्लेस। बच्चों स्मॉल g की वैल्यू भी फिक्स होती है, स्मॉल g की वैल्यू भी फिक्स होती है, आपने पढ़ी होगी 9.8 का मान ली जाती है ना। लेकिन मेरे बच्चों ये क्या लिखा हुआ है आपका, इट इज अ कांस्टेंट एट अ गिवन प्लेस। एक जगह पर तो ये आपकी फिक्स होगी, मान लीजिए अगर आप लाजपत नगर में रहते हैं तो लाजपत नगर में फिक्स है। मान लीजिए जो प्लेन एरिया है आपका, दिल्ली में भी फिक्स है, यूपी में भी फिक्स है। लेकिन जब आप पता चला कश्मीर चले गए तो वहां पहाड़ों पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट तो है एक जगह के लिए, लेकिन अगर दूसरी जगह जाते हैं तो थोड़ा बहुत इसकी वैल्यू में चेंजेस आते हैं। देखिए, एंड इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जगह बदलने पर इसकी वैल्यू भी बदल जाती है। मीन वैल्यू, मीन वैल्यू का मतलब है जो एवरेज निकाल रखा है ना लगभग, तो वो क्या मान रखा है स्मॉल g का, सरफेस ऑफ अर्थ कहीं भी कितना 9.8। ऐसा नहीं कि हर जगह 9.8 रहता है, कभी कम भी होता है कहीं कहीं, कभी ज्यादा होता है। लेकिन क्या है, एवरेज निकाल दिया पूरे वर्ल्ड के लिए कि क्या है आपका, कि इसका जो एवरेज है वो क्या मान लिया जाता है, 9.8 मान लिया जाता है। लेकिन आप देखिए कैपिटल G के बारे में, इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और यूनिवर्सल कांस्टेंट का मीनिंग है आपका कि इसकी कहीं भी पूरी यूनिवर्स में वैल्यू चेंज नहीं होती, और इसकी वैल्यू क्या होती है आप देखिए 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11, और ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे आपका मास में, ठीक है, और वेट में डिफरेंस। आप लोगों को नॉर्मली लगता होगा कि मास और वेट सेम होता है बच्चों, लगता है या नहीं लगता, बताओ, है ना। लेकिन आप इसमें देखिए बहुत फर्क होता है। देखिए क्या है, पहला, इट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है, मास इनर्शिया पर। अगर कोई हल्की चीज होगी तो वो क्या होगी आपकी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होगी। अगर भारी चीज होगी तो वो उसे मुश्किल होगा। या आप ये कह लीजिए जो एक्चुअल मटेरियल होता है उसकी क्वांटिटी को मास कहते हैं किसी के भी अंदर। लेकिन आप ये देखिए सेकंड पॉइंट भी पढ़ लीजिए पहले, एसआई यूनिट क्या है आपकी, इसकी केजी, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट भी पढ़ लीजिए, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है, एंड डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, चाहे कहीं भी चला जाए कभी भी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा कहीं भी। मास ऑफ, ठीक है, यहां देखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी क्या जीरो नहीं हो सकता, कभी भी आपका मास क्या है, जीरो नहीं हो सकता। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें क्या होता है आपका, सिर्फ आपकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है और इसकी डायरेक्शन नहीं होती।
अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, वेट के बारे में। अब वेट समझिएगा, वेट होता क्या है। देखिए बच्चों, ये मान लीजिए एक बॉल है, ओके। अब ये बॉल कितना फोर्स अप्लाई कर रही है आपकी, देखिएगा कहाँ, सरफेस पर, अर्थ पर। तो यही आपकी क्या कहलाती है, आपकी जितना आपका ये क्या फोर्स अप्लाई कर रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। और ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलरली होता है किस पर, अर्थ पर। समझिएगा जरा ध्यान से बच्चों, क्या कह रहा हूं मैं, देखिए, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं क्या, वेट। और इसका फॉर्मूला होता है आपका W इजिकल्स टू स्मॉल m स्मॉल g। और यही फॉर्मूला बच्चों देखो फोर्स का था, फोर्स का था या नहीं था, बताइए जल्दी फटाफट। यस सर। अब फोर्स भी तो वेट ही होता है बेटा, मतलब सॉरी, वेट भी तो फोर्स होता है एक तरह का, लेकिन कौन सा फोर्स, जो ग्रेविटी के थ्रू, ठीक है, क्या है आपका, जो ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपका एक तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो पड़ता है, वही उसका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। अब ये बताइए, वेट के फॉर्मूले में मास आ रहा है क्या नहीं आ रहा है बच्चों, बताओ बताइए। यस सर। और स्मॉल जी आ रहा है। अब मास की वैल्यू तो बच्चों क्या होती है, फिक्स होती है आपकी, है ना। अभी पढ़ा ना आपने, मास फिक्स होता है, लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है क्या, बताइए। ये बताओ पहले, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है क्या। यस सर। हाँ, प्लेस टू ये प्लेस होती चेंज है। होती है। तो बेटा अगर स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है तो ये वेट भी आपका चेंज होता होगा ना, बताइए। यस सर। ओके, तो ये भी एक डिफरेंस हो गया कि बेटा क्या आपका स्मॉल जी तो आपका वो सॉरी स्मॉल एम तो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जबकि डब्ल्यू यानी वेट आपका कांस्टेंट नहीं होता। और देखिए इसकी एसआई यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, तो हमें पता है फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है। दूसरा, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एनी, ठीक है ना, और एनी में इवन भी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों कि जीरो भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यू जीरो होती है, कहां होती है बताओ, बोलो जल्दी। स्मॉल जी की वैल्यू जीरो कहां होती है बताओ बच्चों, स्पेस में। स्पेस में क्या होती है स्मॉल जी की वैल्यू, बताइए, जीरो। जीरो। तो वहां पर वेट क्या होगा, जीरो। लेकिन मास जितना अर्थ पर है उतना ही स्पेस में जाकर भी मास उतना ही होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है बच्चों। और लास्ट पॉइंट है आपका ये बिल्कुल सिंपल, फोर्स आपका वेक्टर यूनिट होती थी, तो वेट भी आपका क्या होगी, वेक्टर ही होगी, ठीक है, क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब देखिए इसमें क्या है आपका, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है ना बच्चों। तो देखिएगा आगे, ये आपका सच मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, है ना बच्चों। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और 50 से ही चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी मोशन कैसी होगी बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म। हालांकि आप पढ़ चुके हैं पहले मोशन में। देखिए सेकंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, अगर वे इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर है बच्चों आपका कि स्पीड बढ़ती जा रही है उसकी, है ना, तो क्या कहलाएगी उसकी मोशन, देखिएगा, मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। तो मोशन कहलाएगी एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर उसकी स्पीड क्या हो रही है, थर्ड पॉइंट में देखिए क्या हो रही है, डिक्रीज, तो फिर मोशन क्या कहलाएगी, रिटार्टेड मोशन। क्या कहलाएगी आपकी, रिटार्टेड मोशन, या डी एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको क्या कह सकते हैं, डी
एक्सेलरेटेड मोशन, अगर आपकी स्पीड घट रही है तो ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी सी चीजें मेरे बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। अब जरा आगे देखिएगा, इसमें लिखा आपका नोट, द 3 क्वेश्चंस ऑफ मोशन v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square and v square minus u square is equals to 2s are true for motion of object under gravity। ये ग्रेविटी के लिए भी ट्रू है, तीनों इक्वेशंस यहाँ भी काम आएंगी, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा बच्चों। देखिएगा, पहली इक्वेशन थी आपकी v is equals to u plus at, भूले तो नहीं है आप इन्हें, बताइए। नो सर। ओके बेटा, s is equals to ut plus half at स्क्वायर, और थर्ड है आपका बेटा, थर्ड दे रखा है आपको क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब समझिएगा चेंजेस क्या आएंगे। ये तो थी आपकी कैसी, हॉरिजॉन्टल वाली, जैसे रोड पर आपकी गाड़ी चल रही है ना उस तरह की। अब आपकी वर्टिकल, जैसे लिफ्ट की आपकी होती है ना, लिफ्ट होता है बेटा, नीचे से ऊपर जाती है लिफ्ट। तो आप देखिएगा ध्यान से, अब इसमें चेंज क्या आएंगे, जो s होगा ना बच्चों, s क्या होता था आपको याद है क्या, बताइए। s क्या होता था बताइए, ये डिस्टेंस। डिस्टेंस। हाँ, डिस्प्लेसमेंट होती थी, ठीक है। तो बेटा अब ये डिस्प्लेसमेंट जब ऊपर नीचे होगी तो हाइट कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, बताइए। अगर आप नीचे खड़े हुए हैं और एक बिल्डिंग का टॉप दिखाई दे रहा है आपको, तो आप ये कहेंगे कि बिल्डिंग का टॉप इतनी दूर है, या कहेंगे कि बिल्डिंग का टॉप इतना ऊंचा है, ऊंचा ही कहा जाता है ना। तो बस ये कहने का फर्क हो गया, यानी कि स्मॉल एस को तो एच कह देते हैं इस चैप्टर में हम, है ना। और बच्चों ए को क्या कहा था अभी पीछे मैंने, बताइए, एक्सेलरेशन। अरे भूल गए, स्मॉल जी नहीं बोला था अभी, बोलो। तो अब यही Yes, sir. लिख रहा हूं मैं, v is equals to u plus gt। दूसरी इक्वेशन क्या होगी मेरे बच्चों इसमें आपकी, s is equals to, s नहीं सॉरी, क्या आएगा आपका यहाँ पर बताइए, h is equals to ut plus half gt स्क्वायर। तीसरी वाली क्या आएगी बताइए, बोलो बेटा, क्या लिखूं सामने, 2GS। 2GH। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ गई बात ये वाली या नहीं आई, बताइए। Yes, sir. ओके बेटा, अब देखिएगा बच्चों, आप लोगों को शायद पता होगा ऑलरेडी, एक छोटी सी बात हो रही है बस आपकी, देखिए कि क्या, कि बेटा स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, 1/6 हो जाती है, कहां पर, मून पर। ये तो है आपका अर्थ पर, और ये मून पर, यानी मून पर जाकर जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, बोलिए, 1/6। 1/6। तो आप देखिए, जो आपका ये वेट है, ये कितना होगा आपका WE, ये भी कितना हो जाएगा मून पर, बताइए, 1/6। क्यों, क्योंकि स्मॉल जी पर डिपेंड करता है ना बेटा आपका W इक्वल क्या होता है, स्मॉल m इंटू जी। जबकि m तो फिक्स होता है, m तो ना कभी घटेगा ना बढ़ेगा। तो अगर W में चेंज आएगा तो किसकी वजह से आएगा बच्चों, बताइए, बोलो। सर जी की वजह से। जी की वजह से, वेरी गुड बेटा। तो जी में जो चेंज आया 1/6 वाला, वो ही आपका किस में चेंज आ गया बेटा, वेट में चेंज आ गया 1/6 वाला, बिल्कुल सेम आपका, है ना। वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये जो नोट लिखा हुआ है ना, इंपॉर्टेंट है आपका, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिक्रीज एज वी गो एज लार्ज हाइट्स। जितना ज्यादा हम हाइट्स पर जाते हैं उतना ज्यादा क्या होती है, इसकी वैल्यू कम हो जाती है, जैसे माउंटेन वगैरह। ऑल्सो वेट डिक्रीजेज, और अगर स्मॉल जी की वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी तो क्या होगा बेटा आपका, जाहिर सी बात है W की भी वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी। और आप देखिए, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विल बी ग्रेटर एट द पोल्स,
पोल्स पर क्या होती है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, एंड लेस एट द इक्वेटर। तो बच्चों आप ये बताइए W यानी वेट, वेट आपका पोल पर ज्यादा होगा या इक्वेटर पर ज्यादा होगा, बताइए, बोलिए बच्चों, बोलो जल्दी। पोल पर वेट ज्यादा होगा या ये पोल पर ज्यादा होगा। पोल पर ज्यादा होगा, वेरी गुड बेटा। पोल पर वेट ज्यादा होता है और इक्वेटर पर वेट कम होता है, ठीक है माही बेटा, ठीक है, हाँ जी भैया। ओके। अब माही मुझे एक बात का जवाब देना बेटा, सपोज दैट आपका कोई भाई है, ठीक है, वो कहाँ है आपका, देखिएगा पोल पर, और आप कहाँ हो बेटा, इक्वेटर पर, ठीक है। अब आपके भाई ने यहाँ पर गोल्ड खरीदा, कितना आप मान लीजिए, ये मान लीजिए 100 ग्राम, कितना गोल्ड खरीदा बेटा, 100 ग्राम, लेकिन यहाँ पर ना इसका वेट कराया। अब वेट जितना भी आया, मान लीजिए 100 ग्राम का वेट, तो ये देखिए ये आया m इंटू जी, तो m कितना है आपका 100 और g को मैंने 10 मान लिया, तो कितना है बेटा आपका 1000 न्यूटन, ठीक है बेटा। ये कहाँ की बात है, आपकी पोल की। अब वो आपके पास लाया बेटा इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर पता चला कि g की वैल्यू जो है आपकी मान लीजिए 9.8 हो गई, तो कितना होगा बेटा आपका ये, बताइए बेटा, माही, चलिए कोई और बोल दीजिए बेटा, हाँ जी भैया, जी बेटा, ये क्या बताना है, आवाज चली गई थी बीच हाँ कोई नहीं में। बेटा, पोल पर तो 1000 न्यूटन और अर्थ पर कितना, सॉरी अर्थ नहीं, इक्वेटर पर कितना बेटा आपका 9800 न्यूटन। तो ये कम हो गया या नहीं हुआ, बताइए बेटा, जबकि अमाउंट आपकी सेम है। तो ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन वहां पर पूछा जाएगा बुक में, है ना। देखिए बच्चों, क्या दे रखा है आपको, थ्रस्ट, thrust is the force acting on an object perpendicular to the surface, SI यूनिट न्यूटन, न्यूटन इसलिए होगी क्योंकि है तो फोर्स ही ना। तो थ्रस्ट क्या होता है बेटा आपका, देखिए थ्रस्ट का मैं आपको बताता हूं बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आप मान लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल ले लीजिए, जो आपका आयरन नेल होता है, आप वो छोड़िए, आपकी जो कील होती है ना, कील, आपको कील गाड़नी है मान लीजिए किसी लकड़ी में, तो आप उसको बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ी करके लगाते हैं ना, देखिए ऐसे, ये मान लीजिए टेबल है बेटा, और यहाँ पर आप एक कील लगा रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल ऐसे ही लगानी पड़ती है ना परपेंडिकुलर, जब यहाँ से आप हथौड़ा मारते हैं ऊपर से, बताओ, Yes, sir. तो आप इस कील पर जो आप Yes, sir. फोर्स लगा रहे हैं वो कैसा लगा रहे हैं, परपेंडिकुलरली लगा रहे हैं ना बेटा। Yes, sir. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वह फोर्स क्या कहलाता है मेरे बच्चों, Thrust. थ्रस्ट कहलाता है, वेरी गुड। अब देखिए प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है आपका ये, प्रेशर इज इक्वल टू आपका क्या लिखा हुआ है बेटा, ये थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब यहां से ना दो तीन चीजों का जरा मतलब हम समझेंगे मेरे बच्चों, कि थ्रस्ट अपॉन एरिया, देखिए प्रेशर को मैंने P मान लिया और ये आपका थ्रस्ट को मैंने T अपॉन A मान लिया, यानी थ्रस्ट अपॉन क्या बेटा, एरिया। तो ये जो आपका प्रेशर है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, थ्रस्ट के, बताइए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थ्रस्ट के। Thrust. यहां लिख देता हूं मैं, एक मिनट बेटा, एक मिनट, देखिएगा जरा ध्यान से, है ना। देखो मेरे बच्चों, अगर प्रेशर का फॉर्मूला ये है थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो इससे दो चीजें निकलती हैं, एक तो ये कि आपका प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, थ्रस्ट के, और आपका प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के।
अब ये आप थ्रस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझना मेरे बच्चों। देखिए मतलब कैसे समझा रहा हूं मैं आपको, मैथमेटिकली समझा रहा हूं। मान लीजिए एक केस में कि थ्रस्ट आपका कितना था बेटा 8, एरिया कितना था 2, तो बेटा कितना आएगा ये बताइए, प्रेशर कितना आएगा 4, बताइए 4 आएगा या नहीं आएगा? सर ओके। और अगर बेटा यस सर। ऊपर 8 है और नीचे आप 4 कर दीजिए तो अब कितना आ रहा है प्रेशर बताइए? 2 2। तो देखो मैंने क्या बढ़ाया सर। बेटा, देखिए एरिया पहले कितना था 2 था ना, एरिया मैंने फर्स्ट केस में, इस वाले केस में कितना लिया था बेटा बताइए 2, और आगे मैंने एरिया कितना लिया बताइए 4। एरिया बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ा या घटा बताओ? सर डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ है ना बेटा? सर जी बेटा। डिक्रीज हुआ तो इसी को इनवर्स रिलेशन कहते हैं। ये जो रिलेशन है ना, यहाँ देखिए राइट साइड में ये बेटा, ये एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा बताइए? घटेगा। और अगर बेटा एरिया को आप क्या करेंगे, घटाएंगे, तो प्रेशर क्या होगा बताइए? बोलिए बेटा। सर बढ़ेगा। ठीक है। और अब थ्रस्ट पर आ जाइए बेटा। थ्रस्ट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। तो आप ये बताइए अगर थ्रस्ट को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? ये बढ़ेगा। सर इंक्रीज होगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब आप समझिए, सुनिए। ये जो आपका एग्जाम्पल है ना बेटा, कि बढ़ने का और घटने का, आप समझिएगा। अगर प्रेशर बढ़ता है सामने वाली चीज के बढ़ाने पर तो वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर इसका उल्टा होता है कि प्रेशर घटता है सामने वाली चीज के बढ़ाने पर, तो फिर क्या होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेरे बच्चों समझ में आया आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? ये बताइए पहले। यस सर। वेरी गुड बेटा। ये आपने Yes. 8th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ा था, पूरा चैप्टर था ये आपका, वैसे मैं बता दूं, लेकिन चलिए कोई नहीं। अब देखिए यूनिट में कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है। बेटा ये बताओ मुझे कि थ्रस्ट की यूनिट क्या होती है बताइए? थ्रस्ट की यूनिट बोलो। न्यूटन। और बेटा एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या कहलाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट समझ में आई या नहीं आई बताइए? बोलो बच्चों। यस सर। हाँ, तो देखिए ये रही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, पास्कल आपकी इसकी क्या होती है? ऐसा यूनिट होती है। अब मेरे बच्चों ये नोट पढ़ा रहा हूं मैं, देखिए पहला, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थ्रस्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, हमें पता है। सेकंड पॉइंट, इफ वी इंक्रीज थ्रस्ट, बेटा अगर थ्रस्ट बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। वेरी गुड बेटा। अब आप देखिए थर्ड, इफ वी इंक्रीज एरिया, अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? सर घटेगा। डिक्रीज होगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो अब आप देखिएगा, ये आपकी हो गई सारी बातें। अब ये जो है ना आपका, ये नेक्स्ट टॉपिक में आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सुन लीजिए कुछ और बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये प्रेशर इन फ्लूइड्स तो मैं आपको बाद में बताऊंगा बच्चों। अभी आप वो समझिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उस चीज को जरा देखिएगा और समझिएगा, है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। कि बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूं मैं आपका। अभी ये प्रेशर वाले केस में है ना, तो प्रेशर वाले केस में कुछ एग्जाम्पल मुझे लेने थे, तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। बच्चों आप मुझे ये समझाइएगा, देखिए 2-3 एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, है ना बेटा। देखिए आपको पता है, अभी मैंने आपका ये वाला एग्जाम्पल लिया था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस चीज का एग्जाम्पल था। बताइए किस चीज का एग्जाम्पल था? सर थ्रस्ट का। ठीक है, थ्रस्ट का एग्जाम्पल था, लेकिन था क्या? ये नीचे टेबल थी, ऊपर कील थी, हम कील को गाड़ना चाह रहे हैं इस टेबल में। ठीक है बच्चे, तो आपको पता होगा
या आप मान लीजिए एक कपड़ा है उसमें सुई आप घुसाना चाह रहे हैं, तो आसानी से कब जाएगी चीज, जब आपका क्या होगी, शार्प होगी, है ना। ये वाला हिस्सा इसका कैसा होना चाहिए बताइए। शार्प। और शार्प शार्प का मतलब क्या है, देखिए शार्प का मीनिंग है बेटा आपका लेस एरिया। एरिया का क्या होना बताइए। लेस। और जब एरिया कम होगा बेटा, है ना, जब मेरे बच्चों एरिया कम होगा, तो ये बताइए ये कील आसानी से अंदर जाएगी या नहीं जाएगी, यानी अगर पतली होगी तो। यस सर। यस सर। तो ये एग्जाम्पल हो गया, अंदर जाने का मतलब है प्रेशर। प्रेशर ज्यादा होगा अगर एरिया कम होगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूं बेटा मैं। अगर आपकी ये कील आप लगाना चाह रहे हैं लकड़ी में, ठीक है, आपने फोर्स लगाया कम, तो तब जल्दी से जाएगा, या फोर्स ज्यादा लगाओगे तब जल्दी से अंदर जाएगी। सर ज्यादा। सर ज्यादा फोर्स से। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि क्या है आपका, देखो पी जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यों, पी जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के या थ्रस्ट के। बताइए बात समझ में आई आपको या नहीं आई अच्छे से। यस सर। ओके बेटा, अब आप सुनिए, एक और मैं आपसे एग्जांपल देता हूं, सुनिएगा मेरी बात बेटा ध्यान से। जो ये आपके बैग्स होते हैं बच्चों, तो आपने देखा होगा इसकी जो स्ट्रिप होती है वो कैसी बनाई जाती है बच्चों, चौड़ी बनाई जाती है ना। ये देखिए इसकी विड्थ ज्यादा है ना। यस सर। यस सर। विड्थ ज्यादा होने का मतलब है कि इसको मतलब क्या, एरिया ज्यादा है, क्या है बेटा बोलिए। एरिया। एरिया ज्यादा है, और जब एरिया ज्यादा होगा तो आप ये बताइए प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा। कम कम होगा। कम होगा। तो इसीलिए इसकी विड्थ हमें क्या है, ज्यादा दी जाती है, जिससे कम होगा। कि जब हम इसको टांगे तो ये बिल्कुल प्रेशर ना डाले। समझ में आई ये वाली बात या नहीं आई बताइए। यस सर। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे बच्चों आपसे कि जो आपका स्कूल बैग होता है, तो उसकी स्ट्रिप को क्या, उसकी स्ट्रिप की क्या आपका एक तरह से विड्थ को ज्यादा क्यों रखा जाता है, या थिक क्यों, थिकनेस क्यों ज्यादा होती है ना, ज्यादा मोटा क्यों होता है। तो आप बताएंगे कि उसकी थिकनेस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है बच्चों, उसका एरिया ज्यादा होता है। और जब एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर जो अप्लाई होता है वो क्या होता है बच्चों आपका, बोलिए। कम होता है। कम होता है। वेरी गुड। ये एग्जांपल्स हो गए बेटा आपका। अब आप सोचिए, अब आप सोचिए, सुनिए बेटा, एक जो छोटा डिब्बा होता है, अगर आप उठाएंगे जो छोटा सा डिब्बा होता है, मान लीजिए ये है ना, तो अगर इसमें यहाँ पर कुछ बांधने के लिए होता और बारीक से धागे में बांध दिया जाए, तो बताओ ये हाथ पर प्रेशर डालेगा कि नहीं डालेगा। यस सर। डालेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा मोटा बनाया जाएगा, इसको पकड़ने की जो ग्रिप होगी वो ज्यादा मोटी होगी थोड़ी सी, तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा और हमारा हाथ जो है वो कम दुखेगा। जैसे आपने देखा होगा जो दूध के डिब्बे होते हैं आपके, मान लीजिए अगर 1 किलो का है, तो उसकी जो आपकी क्या होती है, जो स्ट्रिप होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। क्यों, क्योंकि 1 किलो कोई ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं होता, तो ज्यादा फोर्स नहीं होता, अगर एरिया कम भी हो तो चल जाता है, तो प्रेशर नहीं बन पाता इतना। बट अगर आपका 5 किलो या 10 किलो का है, ठीक है, डिब्बा है मान लीजिए कोई दूध का, और उसकी स्ट्रिप जो है आपकी जो डंडी लगी होती है वो कैसी, अगर बहुत पतली हो उसमें, तो बच्चों फिर प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी बताइए। यस सर। यस होगी। सर। तो अब इसको साइंटिफिक वे में अगर आप कहें तो क्यों होगी, कि मान लीजिए आपका 5 किलो का दूध का डिब्बा है और वो क्या है आपका, आपको उसे उठाने में परेशानी हो रही है क्योंकि इसकी स्ट्रिप पतली है, तो क्यों हो रही है, क्योंकि स्ट्रिप पतली होने का मतलब है आपका बेटा कि इसका एरिया कम है। उसका एरिया क्या है बताइए, कम है। कम है। और एरिया कम होने की वजह से क्या बढ़ गया बताइए, प्रेशर। प्रेशर। प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने की वजह से हमें अनकंफर्ट हो रहा है बच्चों, है ना। प्रेशर। देखिएगा प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं स्पेशली आज, ठीक है, कि प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या है आपका, या फ्लूइड्स पर प्रेशर कैसे अप्लाई होता है वो देखिए। मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड मूव अराउंड एंड क्या कोलाइड विद वॉल्स ऑफ वेसल। Does fluid apply pressure on walls? Fluids exert pressure
इन ऑल डायरेक्शंस। देखिएगा जरा ध्यान से आप इसमें कि क्या कहा है। ये मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है जिसके अंदर कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है। कोई बताएगा फ्लूइड क्या होता है बच्चों? बताइए, फ्लूइड्स क्या होते हैं बच्चों? सर लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। क्या बेटा दोबारा बताइए। फ्लोइंग स्टेट ऑफ मैटर। सर लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। ये गलत है आपका, कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। गलत तो नहीं है, इनकम्प्लीट है। देखिए फिर तो आप, अगर मैं कह रहा हूं कि गैस और क्या आपका लिक्विड दोनों आते हैं, तो ये गलत है क्या? बताइए। फ्लूइड्स का मतलब होता है बच्चे जो फ्लो हो सके, और लिक्विड भी फ्लो हो सकता है और गैस भी फ्लो हो सकती है, ठीक है। इस वजह से क्या आपका फ्लूइड्स आपके दोनों तरह के, यानी मैटर की जो 3 स्टेट्स होती हैं उनमें से 2 लिक्विड और गैस दोनों क्या होती हैं? फ्लूइड होती हैं। समझ में आई बात ये वाली? बताइए। यस सर। ओके, अब देखिए कंटेनर है। इस कंटेनर में मान लीजिए वाटर भरा हुआ है, ठीक है। वाटर की जगह कोई गैस भी हो सकती है, मान लीजिए गैस है, लेकिन गैस होगी तो फिर ऊपर से बंद करना पड़ेगा। मान लीजिए गैस सिलेंडर ये चलिए, है ना, ये मान लीजिए आप, ये गैस सिलेंडर है बच्चों आपका, इसमें गैस भरी हुई है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, और कभी इधर टकराएंगे, कभी इधर, और कभी फिर आपस में भी टकराएंगे, पता है ना? बताइए। यस सर। तो ये क्या करते हैं बेटा, चारों तरफ डायरेक्शन में क्या डालते हैं? प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसी प्रेशर की बात चल रही है, प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में। अब आप देखिएगा नेक्स्ट आपका क्या है, बायनेंसी क्या होती है। बायनेंसी का एग्जांपल आप देखिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, सिंपल ले सकते हैं आप। देखिए बायनेंसी के बारे में क्या बता रहा हूँ। ये आपकी पानी की बाल्टी भरी हुई है, इसमें आपने क्या किया, एक मग्गा लिया, ठीक है बच्चों, और उसको ऐसे खाली मग्गे को ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशराइज करने लगे, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। तो उसमें पानी भरता है या नहीं भरता? बताइए पहले। बोलिए बच्चों। सर। मेरे बच्चों नहीं भरता, बल्कि उसमें क्या है, हवा पास नहीं हो पाती। तो हवा हवा पास नहीं हो पाती यहाँ से ऊपर से, तो क्या होता है, पानी उसके अंदर नहीं जा पाता। और जो वो जैसे हल्का सा टेढ़ा होता है तो पानी एकदम अंदर जाता है, और अंदर से बुलबुले ऊपर आते हैं। आपने अगर कभी ध्यान दिया हो, बबल्स आते हैं ऊपर। बताइए। यस सर। और आप इसको नीचे की तरफ पुश करते हैं और ये ऊपर की तरफ आता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जिस फोर्स से ऊपर आता है उसे तो कहते हैं बायंट फोर्स। और इस फिनोमिना को, यानी इस घटना को हम क्या कहते हैं, बायंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चे? हम बायंसी। तो यहाँ पर हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो बायंसी के बारे में, और एक होता है आपका बायंट फोर्स। ये रहा आपका। अरे समझ रहे हैं ना आप? देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्लूइड अप्लाई एन अपवर्ड फोर्स ऑन अ सॉलिड which is partially or fully submerged in liquid। अगर किसी लिक्विड में आप किसी सॉलिड को डुबोते हैं आधा या पूरी तरह से, तो क्या होता है, लिक्विड उस पर ऊपर की तरफ क्या डालता है, फोर्स अप्लाई करता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, बायंसी कहते हैं। और बायंसी को देखिएगा आप, इसमें क्या, बल्कि बायंसी को थ्रस्ट नहीं आगे कहेंगे, बायंट फोर्स को कहेंगे अब थ्रस्ट। और जो अप्लाइड फोर्स होता है आपका, अप्लाइड अपवर्ड फोर्स, उसे हम क्या कहते हैं, बायंट फोर्स, या ये अब थ्रस्ट भी आपका यही कहलाएगा आपका, अब थ्रस्ट। बताइए इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए बच्चों। सर एक बार। जी बेटा। बेटा देखिए, अगर किसी भी चीज में, आप सुनिए मेरी बात, अगर आप किसी भी लिक्विड में या गैस में, या आप मान लीजिए किसी भी फ्लूइड में, अगर आप किसी सॉलिड को डुबोते हैं, ठीक है, अगर आप किसी सॉलिड को डुबोते हैं,
तो क्या होता है आपका, आपके ऊपर वे लिक्विड जो है फोर्स अप्लाई करता है, यानी कि वे फ्लूइड जो है फोर्स अप्लाई करते हैं कहाँ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करता है, और वह फोर्स ही क्या कहलाता है आपका, बायंट फोर्स कहलाता है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं बायंसी। देखिए मैं एग्जांपल समझाता हूँ, अभी छोटा सा एक एग्जांपल, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा। देखिए नीचे एग्जांपल देखिए, टेक एन एम्प्टी बॉटल एंड, क्या आपका यहाँ पर देखिएगा, फ्लोट इट ऑन वाटर, एक खाली बोतल लीजिए और उसको पानी के ऊपर क्या छोड़ दीजिए, तो वो फ्लोट करेगी या नहीं करेगी, बताइए, तैरेगी या नहीं? Yes, sir. ओके, इफ वी पुश इट डाउन इन द वाटर पार्शली और फुल्ली, अगर हम उसको डुबोएं किसमें आपका, वाटर में, पार्शली यानी कि आधी अधूरी या पूरी तरह से, एंड देन क्या आपका यहाँ पर देखिएगा, रिलीज, बॉटल सडनली जंप्स अपवर्ड, उसको डुबोए और फिर एकदम से छोड़ दें, तो वे फिर भी कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी या नहीं आएगी, बताइए? Yes, sir. ऊपर की तरफ आएगी। ओके बेटा, तो ये कौन से फोर्स की वजह से आ रही है, बाइंड फोर्स की वजह से। दिस इज बिकॉज द वाटर अप्लाइज एन अपवर्ड फोर्स ऑन बॉटल। ओके, समझ में आया एग्जांपल या नहीं आया? Yes, sir. ओके, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आगे मैं कुछ बता रहा हूं आपको बच्चों, आगे मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने सपोज दैट बेटा, यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है, आपने एक बोतल, ठीक है, यहाँ पर जो है डाली, खाली बोतल, तो वो इस पर डूबती है नहीं डूबती है इसके अंदर, बताइए? सर नहीं डूबेगी, खाली। नहीं डूबेगी। ओके, अब आप ये देखिएगा, इसमें आपने एक नेल्स लिया, या आप नीडल ले लीजिए, आपने नीडल डाली पानी में, तो वो डूब जाएगी या नहीं डूबेगी, बताइए? सर डूब सर जाएगी। डूब जाए। ओके, यानी कि ये सीधी नीचे आ जाएगी, है ना? ओके बच्चों, कि आपने जब बोतल को डुबोया तो नहीं डूबी, और जब आपने नीडल को डुबोया तो वो डूब गई। अब बड़ी भारी प्रॉब्लम आ गई कि यार किसको हम देखें कि पानी में वो डूबेगा और नहीं डूबेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए काफी रिसर्च हुई, और रिसर्च होने के बाद फिर लास्टली एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसके बारे में बताया कि एक तरह से कौन सी चीज डूबेगी और कौन सी चीज नहीं डूबेगी। तो ये क्लियर किसने किया, आर्किमिडीज ने किया। किसने किया बच्चों? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उन्होंने अपना प्रिंसिपल दे दिया, ठीक है, कि कौन सी चीज डूबेगी कौन सी नहीं डूबेगी। देखिएगा ध्यान से, when an object is fully or partially submerged in a liquid, buoyant force acts on it। देखिए यहां तक की तो वही बात हो गई ना, buoyant force वाली डेफिनेशन हो गई ना बच्चों, बताइए? Yes, sir. है ना? ओके, देखिएगा, एक्ट ऑन इट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहां तक तो वही उन्होंने डेफिनेशन दे दी, वही है ना। अब देखिएगा, इट्स वैल्यू यानी कि इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, जो फोर्स अप्लाई होगा ऊपर की तरफ, वह फोर्स कितना होगा, तो देखिए, इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कि कितना वाटर हटाया गया, कितना वाटर हटाया गया, किसके थ्रू बच्चों, बताइए? जो आप डुबो रहे थे, जैसे बोतल को डुबो रहे थे, है ना। देखिएगा, ये बताइए बच्चों कि अगर बोतल को हम डुबोएंगे तो कितना पानी हटेगा, सोचिए। अगर आप एक बोतल को जबरदस्ती डुबो रहे हैं, 1 लीटर की बोतल को, तो कम से कम 1 लीटर पानी तो हटाना पड़ेगा ना, बताइए? Yes, sir. ओके, अब मैंने मान लिया कि 1 लीटर में 1 kg क्या है आपका, मास है उसका, किसका, वाटर का। समझना बच्चों, 1 kg क्या लेट कर लिया मैंने, मास, मास। जो बोतल के थ्रू पानी हटा था, और जी की वैल्यू ले ली मैंने 10। तो आप बताएंगे W कितना आएगा?
1 इंटू 10 तो 10 आ गया है ना, 10 न्यूटन बताइए। यस सर। हाँ, तो जो वाटर है ना बच्चे, तो वो जो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, मान लीजिए 10 न्यूटन। अब सुनिए, अब बोतल नीचे की तरफ कितना अप्लाई कर रही है, जरा वो देखिएगा, है ना। बोतल नीचे की तरफ कितना अप्लाई कर रही है, जरा वो देखिएगा, है ना, कंसंट्रेशन के साथ। बोतल को मैंने मान लिया कितना होगा, 0.0, या ये मान लीजिए 0.1 किलोग्राम। ठीक है, हालांकि इससे भी बहुत हल्की होगी वो, आप बल्कि ये मानिए 0.01 ग्राम। 1 ज्यादा कम हो जाएगा, तो आप एक काम कीजिए, सॉरी, चलिए आप यही मान लीजिए, एक ही 0 मान लीजिए, ठीक है, कोई नहीं। तो अब आप सोचिए इसका W कितना आएगा, तो कितना आएगा आपका M इंटू जी, तो कितना है 0.01 और इंटू में 10, तो कितना है बच्चों आपका 0.1 आया ना। ये 10 न्यूटन कौन लगा रहा था, पानी लगा रहा था या बोतल, बोलिए। बॉटल। नहीं मेरे, वाटर। वाटर वाटर, नीचे से ऊपर। और बोतल कितना लगा रही है देखिए, 0.1। तो कौन सा ज्यादा है। ये आपने पहले क्या बोला था? हाँ, मैंने बोला बेटा ये 10 न्यूटन कौन लगा रहा था, वाटर या बोतल, तो वाटर लगा रहा था। और 0.1 कौन लगा रहा है, सर बॉटल। बोतल। बोतल। तो बेटा यानी कि वाटर वाला जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर बोतल वाले फोर्स से। अब ये बताइए, बोतल नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, बताइए बच्चों। ये साफ दिखाई दे रहा है बच्चे, ये नीचे की तरफ ही लगाएगी हमेशा, ठीक है। और वाटर जो है, वाटर किधर की तरफ लगाता है बताइए, ऊपर की तरफ। तो अब कौन सा वाला फोर्स ज्यादा है, ये 10 या ये 0.1, बताइए। सर 10। 10। न्यूटन। तो इसका मतलब ये है कि इस वजह से बोतल जो है आपकी ऊपर ही रहेगी। समझ में आई बात, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, बताइए। ये हो। देखिए आगे, आगे दे रखा है आपको इसमें नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड एंड द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना आपका इज 10 किलोग्राम। बाइंड फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एफ, वेट ऑफ लिक्विड यानी कितना mg लगा दिया। तो आप देखिए उसने बस क्या किया बेटा, फर्क उसने इतना लिया है कि यहाँ पर कितना, उसने g की वैल्यू 9.8 ली है, तो 98 न्यूटन होगा। कितना होगा बच्चों, 98 न्यूटन। अब देखिएगा यूजेज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसका यूज क्या होता है देखिएगा। इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स, सबमरीन्स और एयर बैलून्स। जो एयर बैलून्स होते हैं ना बेटा, वो भी इसी के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। अब आप सोचिएगा कि एयर में कोई चीज कब उड़ सकती है, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए। एयर में कोई चीज कब उड़ सकती है, फ्लाइंग कब हो सकती है, आप सोचकर बताइए। जब वह अपने आप से ज्यादा एयर को, अपने वेट से ज्यादा एयर को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। समझ पा रहे हो बच्चों। यस सर। यस सर। हाँ, जब वे अपने वेट से ज्यादा एयर को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो क्या हो सकता है, वे उसमें उड़ सकती है। समझ में आ गई बात या नहीं आई, बताइए। यस सर। ओके, चलिए खैर कोई नहीं। अब देखिएगा, आपने सेकंड चैप्टर, वो सॉरी फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला ये रहा आपका, क्या है बच्चों आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है पता है किसी को,
अरे यूनिट ऑफ मास क्या होता है बताइए? सर केजी। केजी। और वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। तो ये पहले तो आई होगी ऐसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पर ये पर हटाकर ठीक है ऊपर लेंगे तो -3 लिखी जाएगी। तो ये समझ में आया कैसे आई होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब? बताइए। यस सर। ये किसकी यूनिट होती है? डेंसिटी की। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका? देखिएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। बताइए याद हो गया फॉर्मूला या नहीं हुआ बच्चों? यस सर। अब देखिए Yes, sir. ये डेंसिटी को मैं कैपिटल डी लिखूं, देखिएगा जरा ध्यान से अब जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी बेटा, मैं बहुत देर से डिस्कनेक्ट हुई थी तो आपने कुछ कराया? अच्छा बेटा, तो अगर आप डिस्कनेक्ट हुए हुए थे तो आप टेंशन ना लें, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं आपको भेज दूंगा बेटा, ठीक है। देखिए बच्चों, डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? मास के। और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? वॉल्यूम के। बताइए क्लियर है या नहीं ये वाली बात? यस सर। जो चीज अपॉन में आती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग मैंने आपको बताया था मेरे बच्चों कि अगर m आपका इंक्रीज होगा तो d भी आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके। और आप देखिए राइट साइड में, अगर v आपका इंक्रीज होगा तो d क्या होगा? बताइए। बोलिए। ये आपने क्या बोला? मैंने बताया मेरे बच्चे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बताया मैंने आपका कि अगर m आपका इंक्रीज होगा तो d भी आपका क्या होगा? इंक्रीज। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में देखिए राइट साइड में v अगर आपका इंक्रीज होगा तो d क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। ओके। ये सारी बातें ना अपने माइंड में सेटअप करके चलिए बिल्कुल एकदम, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ना है हमने। अब देखिए डेंसिटी तो हमने अभी पढ़ा था ना, डेंसिटी बताइए, पढ़ा था ना? यस सर। ओके। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब ध्यान से देखिएगा, अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? देखिए रिलेटिव, अगर कभी भी आपसे कुछ पूछे ना तो रिलेटिव का मीनिंग होता है कंपेयर करना, ठीक है ना। एक तो ये होता है कि मान लीजिए अगर मैं भी कहूं कि अंशु की एज 14 ईयर्स है, तो ये तो अंशु की बात कर रहे हैं हम पर्टिकुलरली। लेकिन अगर मैं कहूं कि अंशु की एज मुझसे 14 ईयर्स कम है, तो ये क्या होगी? उसकी जो एज है ये वाली कौन सी हो गई? इसकी रिलेटिव एज हो गई। मुझसे रिलेटिव है ना, ये नहीं पता कि वो कितने साल का है, लेकिन मुझसे जो है आपका 14 ईयर्स कम है। समझ में आई बात? रिलेटिव का मतलब समझे ना बच्चे? यस सर। ओके। तो देखिएगा रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। देखिए द रिलेटिव, देखिएगा ध्यान से, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस is the ratio of the density of a substance to the density of water। तो अगर वाटर से कंपेयर की जाए, देखिए ये वाला फॉर्मूला पढ़ लीजिए बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कि इनके रेशियो को हम क्या कहते हैं? डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। किस किस के? अगर किसी भी सब्सटेंस के क्या निकालनी है हमने? रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी डेंसिटी को डिवाइड कर दीजिए किससे? वाटर की डेंसिटी से। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई? यस यस सर। सर। ओके। अब देखिए थोड़ी अजीब सी बात लिखी हुई है नीचे, ये देखिए रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। इसका मतलब बताइए ऐसे कैसे हो सकता है कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती? बोलिए। जबकि डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? एम अपॉन वी। नहीं, वो तो मेरे बच्चे फॉर्मूला था। यूनिट, यूनिट का मतलब किसमें मेजर किया जाता है, तो क्या है आपका? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये थी ना। और जबकि रिलेटिव डेंसिटी कह रहा है वो नो यूनिट।
ये इसलिए कह रहा है आपका क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है रेशियो, और रेशियो का मतलब क्या होता है आपका, रेशियो जो होता है बच्चों आप देखिएगा, अगर मैं कहूँ आपसे, देखिए रिलेटिव डेंसिटी का मैंने फॉर्मूला लिखा अभी आपका, ये देखिएगा ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ, बिल्कुल के ऊपर मैंने लिखा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस में आप कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, है ना, बल्कि आप सब्सटेंस ही लिख दीजिए एस, और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है बच्चों, इसकी यूनिट क्या रही होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वाटर की क्या रही होगी बताइए, बोलिए बच्चों, वाटर की डेंसिटी का यूनिट क्या होगी, अरे यही होगी मेरे बच्चों, किसी भी चीज की डेंसिटी की यूनिट यही होती है सेम। लेकिन अब इस बार क्या है, ये तो रेशियो निकाल रहे हैं ना हम, तो देखिए ये कैंसिल हो गई, तो कोई यूनिट बची या नहीं बची बताइए, फिर क्या है आपका नो यूनिट। क्लियर हुई ये बात या नहीं हुई बताइए। देखिए अब ये देखिएगा, ये मैं ढूंढ रहा था उस वक्त, हेडिंग मिली नहीं थी, लिखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था हमने, बताइए। यस सर। है ना, और अब हम पढ़ रहे हैं क्या बच्चों आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप देखिएगा इन दोनों में वैसे कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन इन दोनों को समझने के लिए हमने एक ही चीज को समझना होता है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला मैंने आपको ये फिगर बनाकर दिखाई थी बच्चों, मैंने आपको मास्क घुमाकर दिखाया था, जैसे आप आई कार्ड घुमाते हो स्कूल में, है ना, इस तरह से बच्चों ऐसे घूमता है ना चारों तरफ, एक ऐसे कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, समझ रहे हैं, बताइए फटाफट। यस सर। हाँ, तो अब मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है, किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, जो एक तरह से हमारी फिंगर लगाती है ना बच्चों, क्या लगाती है हमारी फिंगर, जैसे हम आई कार्ड को घुमाते हैं तो फिंगर पर ही तो घुमाते हैं, तो हमारी फिंगर के थ्रू जो फोर्स दिया जाता है किसको, आई कार्ड की जो भी हमारी क्या होती है स्प्रिंग होती है उसको, है ना, तो वो किधर की तरफ होता है, हमेशा सेंटर की तरफ। कहाँ होता है बेटा आपका, सेंटर की तरफ। तो इसको तो हम कहते हैं कौन सा वाला फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा बोलते हैं, सॉरी, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये होता है देखिएगा ऐसे, अगर ये आपका सेंटर की तरफ है तो ये इसके 90 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर होता है बच्चों बताइए, 90 डिग्री पर। यानी कि आई कार्ड को अगर आप छोड़ दें तो वे जहां भी होगा वो एकदम सीधे जाएगा 90 डिग्री के एंगल पर, और आई कार्ड हमारी फिंगर पर जो फोर्स अप्लाई करता है एक तरह से बाहर निकलने के लिए, हमसे छूटने के लिए, तो वही फोर्स हमारा कौन सा होता है बच्चों मेरे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। बताइए क्लियर है कि नहीं है, बोलो। यस